कि कोई भी मेटल जिसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हो, क्योंकि हम यहाँ पर लिगेंड्स की बात कर रहे हैं जो कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर बनाएगा। और लिगेंड क्या है? ऐसा कोई स्पीसीज जिसके पास में या तो लोन पेयर प्रेजेंट हो या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। वो जो लोन पेयर उसके पास में प्रेजेंट है वो किसको देगा? वो किसी न किसी लुईस एसिड को देगा। लुईस एसिड मतलब कोई ना कोई मेटल आयन। अब मेटल आयन के पास में क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। लेकिन अगर हम इधर बात करें कि सब कैल्शियम है या सोडियम है या पोटेशियम है, इनके पास में वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, या इतने क्वांटिटी में वेकेंट ऑर्बिटल्स है ही नहीं, चाहे डी हो, चाहे पी हो, चाहे एस हो। वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होने की वजह से वो उसके साथ में कोऑर्डिनेशन बना नहीं करेगा, और जब बना नहीं पाएगा तो वहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसीलिए ट्रांजिशन सीरीज हम काम में लेते हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्स काम आते हैं वो हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के ज्यादातर काम में आते हैं। उसी के ज्यादातर हमने कंपाउंड अब तक डिस्कवर किए हैं और बनाए हैं, और उनके बहुत सारी एप्लीकेशन हमने यहाँ पर देखी है। तो मैं अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और उस स्क्रीन पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हमारे आगे के इस मटेरियल को। सो आई होप आप लोगों को सबको एक स्क्रीन व्हाइट बोर्ड जो है वो दिखाई दे रहा होगा। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक ट्रांजिशन कंपाउंड लिख के बताता हूँ, और उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके का जो लिगेंड्स हैं वो वहां प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि कल भी हमने देखा था कि एक कंपाउंड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, K4 Fe CN6। सर आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। मेरी आवाज कट रही है? अभी सही आ रही है? अभी आ रही है बेटा आवाज? अच्छा लोगों, आवाज तो बताओ, आवाज आई या नहीं आ रही है? आ रही है सर। हाँ, वेरी गुड। सो यहाँ पर हमने कंपाउंड लिखा है, इसका नाम है पोटेशियम टेट्रासाइनोफेरेट। फेरेट कौन सा? 2। ठीक है, तो इसको अगर हम नोमेनक्लेचर इसका करें तो ये इसका नोमेनक्लेचर होगा पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। ठीक है, अब ये क्यों नाम है, कैसे है, उसकी नोमेनक्लेचर जब हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन इसका बनाते हैं तो ये जो डिसोशिएट होगा वो होगा, एक तो 4 तो हमारे पास में K+ आयंस बनेंगे, पोटेशियम आयंस, और एक हमारे पास में बनेगा FeCN6 और 4-। ठीक है, तो ये हमारे पास में 6 जो है वो बन करके सामने आएगी। अब आप देखोगे कि यहाँ ये एक सॉल्ट है, और ये सॉल्ट होने के नाते जब हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, एक्वा सॉल्यूशन बना रहा है, तो ये पोटेशियम आयन बना रहा है, और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन बना रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन का जो Cn- है और Fe2+ है, ये डिसोशिएट नहीं हो रहे। ये डिसोशिएट इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि इसके कई, हेलो, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बेसिकली एक तो हमें समझ में आएगा जब हम CFT पढ़ेंगे या LFT पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी जो हम बात करेंगे वो हम सिर्फ, अभी तो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी नहीं पढ़ी, हम अभी जो सबसे पहले इन कंपाउंड को समझने की कोशिश करेंगे वो वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप इतना समझो कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के थ्रू बना रहा है, और ये एक स्टेबल स्पीसीज फॉर्म करता है, और ये आप जब इसको आप डिसॉल्व करोगे तो ये अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होता, ये एक स्टेबल टाइप की स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और इसी को आप क्या बोलते हो? कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हो। कॉम्प्लेक्स आयन इसलिए है क्योंकि ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड लिगेंड्स, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो ये दो चीजों से मिलके बना है, एक तो मिलके बना है Fe2+ से, और दूसरा बना है ये 6
Cn माइनस, ठीक है। ये दो चीजों से मिलके बना है। तो ये जो 6 हमने Cn लिए हुए हैं, these are called ligands, ये हैं लिगेंड। अब ये जो लिगेंड्स हैं ये क्या होंगे, ये किसी टाइप का कोई आयन, किसी टाइप का कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में अगर हम लिगेंड काम में लेते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड काम में लेंगे, हम वाटर काम में लेते हैं, हम एथिलीन डायमीन काम में लेते हैं, हम एमीन काम में लेते हैं, हम और क्या काम, EDTA हम काम में लेते हैं, और हम क्या काम में लेते हैं, वाटर काम में लेते हैं, एमीन काम में लेते हैं। ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास में ऐसे लिगेंड्स हैं जो न्यूट्रल हैं, जिसके पास में कोई चार्ज नहीं होता, बट उसके पास में एक चीज जरूर मिलेगी, लोन पेयर। उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा होना चाहिए जो वो डोनेट कर सके। तो लिगेंड्स के बारे में अगर हम देखें तो लिगेंड्स इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एन आयन which is surrounded by, which can surround सेंट्रल मेटल एटम, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को। जैसे कि अगर हम यहाँ पे Fe की बात कर रहे हैं तो ये Fe जो है वो सेंट्रल एटम है, और यहाँ ये जो Cn है वो इसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। तो इसको चारों तरफ से इसने घेरा हुआ है लिगेंड से, और अपना लोन पेयर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बना इस तरीके से, ठीक है। और इसको आपने ये पैरेंथेसिस के अंदर बंद भी कर दिया, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो आपने इस पैरेंथेसिस के बाद में या स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में एक चार्ज भी आपने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो इसके स्फीयर के अंदर ये जो स्पीसीज आपको नजर आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड लिगेंड्स। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लिगेंड के पास में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो लोन पेयर या एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखता हो। अब अकॉर्डिंग टू दिस लोन पेयर, जो भी एलिमेंट किसी भी लिगेंड का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है उसे हम बोलेंगे डोनर। जैसे अगर हम इस Cn में देखें तो विच इज डोनर एलिमेंट, कार्बन इज डोनर एलिमेंट। कार्बन जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है। तो जब इस तरह की डोनर साइट अगर एक है या दो है या तीन है या ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम लिगेंड्स को क्या कर सकते हैं और फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सारे ऐसे लिगेंड्स को पढ़ेंगे जो मोनोडेंटेड होंगे, जो कि सिर्फ एक डोनर एटम उसमें प्रेजेंट होगा, इसीलिए हमने उसको बोला मोनोडेंटेड लिगेंड, क्योंकि उसमें एक ही ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। कुछ ऐसे लिगेंड्स आपको देखने को मिलेंगे जो दो लोन पेयर्स प्रोवाइड करेंगे इस मेटल, ये जो सेंट्रल मेटल एटम Fe है इसको, ठीक है। इसके एग्जांपल आप बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे कि ऑक्सिलेटो है, जैसे साइनो एथिलीन डायमीन है, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें दो डोनर एटम्स आपके प्रेजेंट होंगे, इसलिए ऐसे हम क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड्स बोलेंगे। इससे ज्यादा अगर हमारे पास में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। अब पॉलीडेंटेड लिगेंड में अगर हम बात करें, जैसे EDTA आता है, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, ठीक है, उसके अंदर आपके 4 डोनर ऑक्सीजन्स प्रेजेंट होते हैं जो वहां पर अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो उनको हम एक एक करके देखें और यहाँ पे समझने की कोशिश करें। तो यहाँ थोड़ा सा हम बात करेंगे सबसे पहले मोनोडेंटेड लिगेंड्स की और इसके कुछ एग्जांपल्स की। ये हैं आपके मोनोडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड लिगेंड्स को हिंदी में आप एक दंतुक लिगेंड भी बोलते हो, ठीक है ना। एक दंतुक मतलब जिसका एक दांत हो। अब एक दांत तो वैसे किसी का होता नहीं, बट यहाँ होता है ना। तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स के अगर आप एग्जांपल देखो तो क्या एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे कि Cn माइनस है, जैसे कि Cl माइनस है, जैसे कि Cl माइनस है, ये है। और Br, हाँ Br माइनस है, जैसे कि हाइड्रेट है, जैसे कि, और नेगेटिव वाला और कौन सा होता है, NOT नेगेटिव, कौन सा, NO2, NO2। अच्छा, ये सारे के सारे नेगेटिव वाले हो गए। और भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे कि कार्बोनेट है। आप तो सब एक ही उसमें देख रहे होगे, एक नेगेटिव चार्ज वाले ही सब बता दे तो वही नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर ये देखोगे 2 माइनस वाला, तो ये भी क्या है, एक दंतु की है। अगर यहाँ पर आप सल्फेट देखोगे तो ये भी वही है,
ठीक है। आप ये देखोगे, ये भी वही है, यहाँ पर इस वाले माइनस साइन पर नहीं जाओ, यहाँ पर डोनर एटम देखो कि कितने हैं। अगर वो इसमें अगर इसमें दो हैं तो ये बाइडेंटेड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें दो हैं तो ये बाइडेंटेड हो जाएगा, लेकिन अगर एक है तो मोनोडेंटेड रहेगा, है ना, डिपेंड्स। तो इसी तरह से अगर आप न्यूट्रल स्पीसीज में देखोगे तो न्यूट्रल स्पीसीज में NH3 है, न्यूट्रल स्पीसीज में आपका ये है, न्यूट्रल स्पीसीज में आपका ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं जिसमें आप देखते हो कि एक ऐसा एलिमेंट है जो लोन पेयर वहां पे प्रोवाइड करता है। अगर आप बाइडेंटेड लिगेंड्स को देखोगे तो बाइडेंटेड लिगेंड्स में आपका क्या आ जाएगा, बाइडेंटेड लिगेंड एथिलीन डायमीन, जिसको आप EN से लिखते हो। अब एथिलीन डायमीन होती क्या है, बेसिकली एथिलीन और डायमीन। अब इसको खोल के इसलिए दिखाया क्योंकि आप लोगों ने, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पता ही नहीं हो कि एथिलीन डायमीन होता क्या है। सो CH2 और ये दोनों NH2 से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं इसको अगर आपको दोबारा से यहाँ पे थोड़ा सा साफ सुथरा सा बना के दिखाऊं तो ये आपका CH2, ये आपका CH2, ये हो गया एथिलीन, ये है NH2, इसके पास में लोन पेयर है, और ये आपका NH2, इसके पास में भी लोन। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन भी प्रोवाइड कर देता है अपना लोन पेयर, और ये जो नाइट्रोजन है ये भी अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर देता है। तो जब दोनों लोन पेयर्स आपके इन नाइट्रोजन के थ्रू दे दिए जाते हैं तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर आप देखोगे तो उसे हम बोल देंगे ऑक्सलेट। ऑक्सलेट आपने देखा है, ऑक्सलेट जानते हो, सॉरी, ये ऑक्सैलिक एसिड है, सभी लोग जानते हो। अब इस ऑक्सैलिक एसिड का अगर ये हाइड्रोजन हटा दें, ये वाला हाइड्रोजन हटा दें, तो इनके पास में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दो जगह आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन भी और ये ऑक्सीजन भी दोनों क्या कर सकते हैं, अपना जो लोन पेयर है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए ये वाला जो एग्जांपल है इसको भी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम EN से, एथिलीन डायमीन को EN से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी पूरे को नहीं लिखते या इतना बड़ा नहीं लिखते, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो OX से करते हैं, ऑक्सिलेट, ठीक है ना, OX। तो इस तरह से आप कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे ही आपके पॉलीडेंटेड लिगेंड है, पॉलीडेंटेड लिगेंड में आप, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि पॉलीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिसमें दो से ज्यादा ऐसे डोनर एटम्स हैं जिसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, जैसे कि एथिलीन डायमीन है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने बताया था ना, एथिलीन डायमीन। अब ये क्या है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे एथिलीन CH2 CH2 और ये आपका डायमीन का ये हो गया। अगर मैंने इसके दोनों जो हाइड्रोजन्स थे उनको रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया, मैंने यहाँ पर जोड़ दिया क्या, टेट्रा एसीटेट, मतलब एसीटेट। एसीटेट क्या होता है, एसीटेट जानते हो क्या होता है, एसीटेट होता है ये CH3 COO माइनस। तो मैं यहाँ पर जोड़ूंगा तो देखो ये CH2 COO माइनस, ऐसे ही ये आपका CH2 COO माइनस, ऐसे ही यहाँ पे CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा EDTA, ठीक है ना, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। टेट्रा एसीटेट इसलिए क्योंकि इसमें 4 एसीटेट ग्रुप हैं, एक, ये 2, ये 3, ये 4, है ना। एथिलीन डायमीन आपको पता ही है, हमने इससे पहले भी अभी देखा था एथिलीन डायमीन। तो ये एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ये EDTA पॉलीडेंटेड लिगेंड की तरह होता है, और इसमें 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो अपने जो लोन पेयर्स हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको डोनेट करता है किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। ये EDTA बड़े काम का है, बहुत सारी जगहों पर इसको हम मतलब यूज करते हैं। सो लिगेंड्स के बारे में
मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया होगा कि लिगेंड्स क्या हैं और वो कितने तरह के हो सकते हैं किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर या मेटल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है कि मेटल जो है जितने भी लिगेंड्स के साथ में सराउंडेड रहता है, वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर, जो इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल आयन और लिगेंड। अच्छा, एक चीज और आप पढ़ते हो जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर और जो आपका किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर और वैलेंसी, ये 2 चीजें आपने कभी पढ़ी होंगी। ठीक है ना? तो वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही होता है या अलग अलग होता है? कोई बता सकता है कि वैलेंसी किसे बोलेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलेंगे? You are muted. If you are saying something, just unmute yourself first, then say. Yes, Alina. What is the difference between coordination number and valency? संयोजकता और समन्वय संख्या, दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई नहीं बोल रहा है, सब मन में बोल रहे हैं, सर को पता ना चल जाए, है ना? सर आपको पता नहीं, मेरे को ये पता ना चल जाए कि आपको क्या पता है। सो अभी देखो इस वाले एग्जाम्पल को देखो जो हमने यहाँ पर लिया था, ये वाला जो एग्जाम्पल लिया था ना, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। जैसे हमने हमने यहाँ पे FeCN6 और K4 ये कंपाउंड लिया है। ठीक है, अब इसको जब हमने ब्रेक किया तो ये ब्रेक हुआ देखो 4K+ में, और साथ में ब्रेक हुआ ये FeCN6 4- में। ठीक है, तो यहां अगर वैलेंसी की बात करो तो दिस पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन को सेटिस्फाई करे। नेगेटिव अगर है तो वो पॉजिटिव उतने आए, और पॉजिटिव अगर है तो उतने ही नेगेटिव आयंस अगर आकर के उसको सेटिस्फाई कर देते हैं या न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। और अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर वो है जो ये जो आपका Fe आपको देख रहे हो, ये Fe कितने CN जो साइनो ग्रुप है उनके साथ में सराउंडेड है। ठीक है, तो ये 6 के साथ में सराउंडेड है। तो Fe जो है, इस Fe का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा? ये जो Fe है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, कहीं CN समझ लो इसको। इत्तेफाक की बात है कि इसको भी CN बोल रहे हैं और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है 6। लेकिन अगर आप यहाँ पर Fe की बात करो तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो है +2। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पूरे स्पेयर की वैलेंसी की बात करो तो वो है -4 या 4, है ना? माइनस में नहीं लगाएंगे क्योंकि वैलेंसी को हम उसमें नहीं देखते, किसमें? माइनस प्लस में नहीं देखते, तो वो हो जाएगी आपकी 4। इसीलिए आपने यहाँ पे 4 पॉजिटिव आयन लिए थे ताकि ये जो वैलेंसी है ये सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि आपको वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसमें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या डिफरेंस है। अभी हम बात करते हैं कि सब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है जो मेटल के चारों तरफ जितने भी एनायंस या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसे आप लिगेंड बोल रहे हो जो उसके चारों तरफ सराउंडेड रहते हैं, और ये एक फिक्स नंबर होता है हर एलिमेंट के लिए। अच्छा, ये फिक्स नंबर क्यों है?
क्यों जो निकोल जो है वो निकल आपका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाता है, जबकि Fe जो है वो आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाता है, या कोबाल्ट जो है वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाएगा। तो कुछ कंपाउंड्स बनाएंगे टेट्राहेड्रल, अच्छा 4 में भी दिखाएगा, तो कुछ बनाएंगे टेट्राहेड्रल, कुछ बनाएंगे स्क्वायर प्लेन। अगर हम देखें जनरली तो निकल जैसे निकल ही है, निकल जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखता है, और जब हम उसका कंपाउंड बनाते हैं तो वो कंपाउंड बनाता है स्क्वायर प्लेन में, वो टेट्राहेड्रल कंपाउंड ही नहीं बनाता। अब इसको समझने की जब हम कोशिश करते हैं तो अब क्योंकि ये आपको पता है, जब इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हम किससे देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से। और हाइब्रिडाइजेशन में हम देखते हैं कि कौन से जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो काम में आए हैं, कि अगर आप स्क्वायर प्लानर के लिए देखेंगे तो वो DsP2 है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन अगर टेट्राहेड्रल के लिए देखेंगे वही sp3 है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में 4 है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, और हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है इसलिए उसकी ज्योमेट्री डिफरेंट है। एक स्क्वायर प्लानर बना रहा है, एक टेट्राहेड्रल बना रहा है। तो इट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, ये हम पढ़ते हैं तब जब हम पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर डी ऑर्बिटल्स, अभी हम जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ते हैं तो ऑल डी ऑर्बिटल्स आर डिजेनरेट, वहां पे डिजेनरेसी है, बट डिजेनरेसी होती नहीं है, वहां पर एनर्जी डिफरेंस होता है। जब लिगेंड उसके पास में आता है तो इट स्प्लिट्स, वो डी ऑर्बिटल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, T2G और EG उसमें। और टेट्राहेड्रल वाले टाइप का जब होता है तो वो सब एक जैसे किसी पर्टिकुलर एक्सिस या एक्सिस के बीच में जाकर के अलोंग उसके पास पास में नहीं आते लिगेंड के, लिगेंड जो है वो मेटल आयन के, वो डिफरेंट डायरेक्शन से आता है। तो वो जब स्प्लिट होता है तो वो T2G में भी कई बार होता है, T2G EG में भी, लेकिन वो कई बार 4 सेट्स में हो जाता है। वो जो डी ऑर्बिटल के जो 5 सेट्स होते हैं ना हमारे पास में, XY, YZ, ZX और DZ स्क्वायर और Y स्क्वायर माइनस ZX स्क्वायर, तो ये किस तरीके से उसके पास में आ रहा है इस बात पे डिपेंड करता है, और उस हिसाब से उसकी जो स्प्लिटिंग है वो हो जाती है, और तब वहां पे ज्योमेट्री नजर आती है। तो वो मेटल मेटल के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो उस पर हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर जो मैं बात आपको बता रहा था वो बता रहा था कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है हर मेटल के लिए, कुछ का 6 होगा, कुछ का 4 होगा, कुछ का किसी का 2 होगा। 2 होगा तो आपको पता है कि वो लीनियर कंपाउंड बनाएगा, 3 होगा तो ट्राइगोनल बनाएगा, 4 होगा तो स्क्वायर प्लानर और टेट्राहेड्रल बनाएगा, 6 होगा तो ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स बनाता है। तो मोस्टली कंपाउंड्स जो आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आप देखते हो, वो ज्यादातर कंपाउंड्स जो बनते हैं वो बनते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिसमें हमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलेगी, और टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस वो आप वहां पे पढ़ पाते हो। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट CFT। जब हम CFT पढ़ेंगे उस पर हम बात करेंगे। ओके, एक चीज और यहाँ पर, जब हम कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ते हैं या क्रिस्टल सॉरी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स जब आप पढ़ते हो, तो कई जगह आपने देखा होगा कुछ साइक्लिक रिंग्स जो हैं वो भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर हमें देखने को मिलती है, जिसे आप बोलते हो कीलेटिंग कंपाउंड्स या चीलेट रिंग कंपाउंड्स, चीलेट्स और कीलेट्स। ठीक है ना, वो आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ बुक्स आपको चीलेट दिखाएंगी, कुछ बुक आपको कीलेट्स दिखाएंगे। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको क्या बोलते हो, मैं उसको कीलेट्स बोलता हूँ। सो कीलेट कंपाउंड्स क्या होते हैं उस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं कि व्हाट आर कीलेट कंपाउंड। तो देखो, कीलेट कंपाउंड्स वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मल्टी डेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स काम आते हैं, और जब वो मेटल के साथ में कंबाइन होते हैं तो मेटल के साथ में एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। और वो जो रिंग स्ट्रक्चर है वो बनने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिलोकेलाइजेशन इजीली हो जाती है, और उसकी स्टेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो कीलेट कंपाउंड्स अगर कहीं है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बनता कैसे है, एक साइक्लिक कंपाउंड है जो लिगेंड और मेटल के कॉम्बिनेशन से एक साइक्लिक रिंग फॉर्म करता है। जैसे कि अभी एक छोटा एग्जांपल हमने लिया था एथिलीन डायमीन का, है ना। हम वापस यहाँ पर अगर हम चलें, ये एथिलीन डायमीन है हमारे पास में, दिस वन, ये एथिलीन डायमीन कंपाउंड, ये एलिमेंट था हमारे, वो था लिगेंड था हमारे पास में। अब ये एथिलीन डायमीन जिसमें आप देख रहे हो कि 2 नाइट्रोजन ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम करूंगा कि यहाँ एक मेटल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया मेटल एक कॉपर, ठीक है। अब ये जो अपना लोन पेयर है ये इसको प्रोवाइड कर देगा, ये अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि ये एक रिंग बन गई, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, 5 एक रिंग बन रही होगी। आप लोग देख रहे हो ये रिंग, ये रिंग आप देख रहे हो कि ये CH2 CH2 NH2 NH2 और उसके बाद में ये, तो ये पेंटागन बन गया एक, है ना, एक साइक्लिक कंपाउंड। तो ये साइक्लिक कंपाउंड क्या कहलाएगा, कीलेट कंपाउंड कहलाएगा। और अगर ये किसी कॉम्प्लेक्स को बना रहा है, किसी आयन में है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, आयनिक फॉर्म में अगर है, तो इसको हम कीलेटिंग आयन बोलेंगे, ठीक है। तो कीलेटिंग आयन आपको समझ में आ गया कब होगा, और कीलेट कंपाउंड जिसके अंदर ये इस टाइप के आयंस आपके प्रेजेंट होंगे तो उसको आप बोलोगे। तो सभी कीलेट कंपाउंड्स मल्टीडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के मेटल के साथ में कंबाइन करने पर फॉर्म होते हैं। बहुत आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जिनके पास में बायोलॉजी होगी और जिनके पास में नहीं है, उनको भी थोड़ा सा पता होगा कि हमारी बॉडी में एक किलेटिंग कंपाउंड है, ठीक है, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बता सकते हो कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो आपकी बॉडी में है और वो किलेटिंग कंपाउंड है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में? हेलो, हाँ तनु, कुछ कह रही हो? नो सर। तुम्हारी बॉडी में नहीं है? नहीं सर है। है? तो बताओ कौन सा है। चलो देखो, ब्लड जो है उसमें होता है हीमोग्लोबिन। सबकी बॉडी में ब्लड है, सबकी बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, और हीमोग्लोबिन में जो हीम है, व्हाट इज कॉल्ड हीम, हीम इज आयरन, हीम इज एन आयरन, आयरन को हम हीम बोलते हैं, ठीक है। और वो किसके साथ में, वो पिरिडीन के साथ में क्या बनाता है, सॉरी पिरोल के साथ में क्या बनाता है, पिरोल के साथ में वो 4 पिरोल रिंग्स उस Fe के साथ में कंबाइन होकर के एक 4 अलग अलग मेंबर्ड रिंग बनाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, है ना। ग्लोबिन एक प्रोटीन वो रहता है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाता है। प्लांट्स में भी एक इसी टाइप का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जो हर प्लांट में प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ अंतर क्या होता है कि वहां पे जो हीमोग्लोबिन में हमारे पास में आयरन है उसकी जगह पर वहां पे क्या होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। सो दीज आर ऑल कीलेटिंग कंपाउंड्स जो इस तरह से हमारी बॉडी में भी प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीलेटिंग कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कीलेटिंग कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है, कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे कि दिस वन इज कीलेटिंग कंपाउंड एंड दिस वन इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? क्योंकि अगर कोई रिंग बना रहा है, जिस तरह से इस तरह की रिंग बना रहा है, तो बता रहे साहब आप ये ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ऑल कीलेटिंग कंपाउंड था कीलेट कंपाउंड, बट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर नॉट कीलेटिंग कंपाउंड्स। सभी कीलेटिंग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो कीलेटिंग कंपाउंड में आपको जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वहां पर लिगेंड का मेटल के साथ में एक साइक्लिक रिंग बनाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर वो प्रेजेंट है तो आप उसको बोलोगे कि वो कीलेटिंग कंपाउंड है, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है, सिंपल आयन है, जैसे कि सिंपल ये है, ये Fe ने जो है Cn के साथ में कंबाइन हुआ, एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाया या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कीलेटिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि ये साइक्लिक रिंग नहीं बना रहा है। अगर इसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है, और इसकी स्ट्रक्चर जब इस तरह की है तो इसने कोई रिंग नहीं बनाया है, और जब रिंग नहीं बनाया है तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जबकि ये क्या है, ये एक
कीलेटिंग कंपाउंड है, क्योंकि इसमें साइक्लिक रिंग बन रही है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। कई बार हम समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स का मतलब ही रिंग से होता है, तो रिंग से नहीं है उसका मतलब। ओके, तो कीलेटिंग कंपाउंड्स का इंपॉर्टेंस अगर आप देखो, कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि कीलेटिंग कंपाउंड में हीमोग्लोबिन जैसे में प्रेजेंट होता है, वहां पर आपका ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाता है। प्लांट्स में भी एक क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है, और सभी प्लांट्स बिना फोटोसिंथेसिस के अपना फूड या जो भोजन है वो नहीं बना सकते। इसी तरह से हम भी बिना ऑक्सीजन के सरवाइव नहीं कर सकते, इसीलिए वो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से बहुत सारी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर भी हम इन कीलेटिंग कंपाउंड्स को यूज करते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि आपको एस्टिमेशन करना है। एस्टिमेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी जहां पर आपको ये पता लगाना है कि कितने कोई पर्टिकुलर अमाउंट में कोई भी चीज प्रेजेंट है, या कोई भी मेटल प्रेजेंट है, या कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट है। तो उसका जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे या क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, तो हम इस तरह के कीलेटिंग कंपाउंड को काम में लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको निकल का ही एस्टिमेशन करना है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में कितना निकल है, तो ऐसे आप वे करोगे तो उसके अंदर तो देखो वो निकल नाइट्रेट बना रहा है या निकेल सल्फेट बना रहा है या कुछ और उसने लिगेंड के साथ में है, तो उसमें ये पता नहीं चलेगा निकल कितना है उसको वे करके। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि उसका कीलेटिंग कंपाउंड जब बना करके देखेंगे, कोई ऐसा कीलेटिंग एजेंट उसमें मिला देंगे, वो उस निकल के साथ में एक रिंग बना लेगा, एक रिंग स्ट्रक्चर, एक कीलेट कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, और हम देखेंगे कि जो हमने मिलाए थे लिगेंड्स, जो साइक्लिक रिंग उसके साथ में बना रहा है, वो कितने काम आए। जितने काम आए उतने ही निकल वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो उस तरह से हम उसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो ऑल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम वी कैन यूज कीलेटिंग कंपाउंड्स। इसी तरह से और हम यूज करते हैं, जैसे कि ईडीटीए को यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। Yes, sir. हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर कौन सा होता है, सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है? हार्ड वाटर वो होता है जिसको आप हाथ से जो है दबा नहीं सकते, बहुत सख्त होता है। और सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, जिसकी शेप ऐसा कुछ है। No, no, sir. No, sir. हाँ, देखो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का मतलब ये नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ कितना है या कितना फर्म है, वो उससे लेना देना नहीं है। हार्ड वाटर का मतलब होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स उसमें कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और जब कई बार आप देखते हो ना कि कपड़े कहीं कहीं जगह पे जब आप जैसे जा रहे हो कहीं पे, तो आप बोलोगे ना वहां का पानी खारा है, कहीं का पानी आप बोलते हो कि कहीं का पानी मीठा है। तो मीठा पानी क्यों है? क्योंकि वहां पर कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट उसमें है नहीं। तो वो जो खारापन जो आ रहा है, वो उन सॉल्ट्स की वजह से आ रहा है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के वहां पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर वो नहीं हो, तो वो पानी, वही पानी को आप बोलते हो कि मीठा पानी। जब साबुन आप यूज करते हो खारे पानी में, तो वो ज्यादा कंज्यूम होता है। क्यों? क्योंकि वो जो कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स वहां पे प्रेजेंट हैं, सबसे पहले वो जो आप साबुन यूज कर रहे हो, सोडियम स्टीयरेट या सोडियम पाल्मिटेट या सोडियम ऑलिएट, वो उसके साथ में सबसे पहले क्या बना रहा है? कीलेट बना रहा है। और जब वो उसको रिमूव कर देगा पूरी तरह से, तब उसमें झाग आना शुरू होगा। ठीक है, तो हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस इस तरह से। तो हम जब हार्ड वाटर सॉफ्टनेस की बात करते हैं, तो हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ ईडीटीए की रिएक्शन करवाते हैं। तो ईडीटीए क्या है? आपको जैसा भी मैंने बताया था कि वो मल्टीडेंटेड लिगेंड है। तो वो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ में मिलकर के एक साइक्लिक कंपाउंड बनाता है ना, और वो एक स्कम बनाएगा, और उसको प्रेसिपिटेट के रूप में हम अलग कर लेते हैं। और जितना ज्यादा ईडीटीए यूज होगा, उतना ही हम बता सकते हैं कि वो हार्ड वाटर कितना ज्यादा हार्ड है या कितना कम हार्ड है। तो वहां पर भी हम इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको हम यूज करते हैं फॉर एस्टिमेशन। इसी तरह से कई सारे कीलेटिंग कंपाउंड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव यूज कैसे करते हैं? कि देखो, प्रिजर्वेटिव वो होता है जो भी किसी भी खाने में या किसी भी फूड प्रोडक्ट में आप डालते हो, वो उसको प्रिजर्व करके रखे लंबे समय तक। ठीक है ना, लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए होना क्या चाहिए कि बाहर की जो ऑक्सीजन है, बाहर का जो आपका बैक्टीरियल या वायरस जिस भी तरह का जो कांटेक्ट है, वो उस खाने के साथ में नहीं होना चाहिए। एक लेयरिंग उसके ऊपर होनी चाहिए। तो ये जो कीलेटिंग कंपाउंड है, ये स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं और एक लेयर बना देते हैं, तो बाहर के एटमॉस्फेयर से उसकी कांटेक्ट को करने नहीं देते। और अगर होता भी है तो खुद अपने अंदर उसको इंटेक्ट कर लेते हैं, और उसका जो
अट्रैक्शन है, वो उसका जो कांटेक्ट है, वो उस फूड मटेरियल से नहीं होने देते, जिससे वो प्रिजर्व हो जाता है। लेकिन ये टाइम बीइंग है। कुछ प्रिजर्वेटिव ऐसे आते हैं जो आपको 2 दिन 4 दिन की प्रिजर्वेशन देते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव ऐसे आते हैं जो आपको 2 महीने 4 महीने 10 महीने की प्रिजर्वेटिव मतलब होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो साल 2 साल तक आपके चलते हैं। तो कई बार आप देखते हो कि उसपे जो आपका फूड आइटम होगा उस पे लिखा होगा बेस्ट बिफोर दिस। अच्छे से जो आप उसको अच्छा अगर आप यूज करना चाह रहे हो तो आप उसको 6 महीने में यूज कर लो या 1 साल में यूज कर लो या 1.5 साल में यूज। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो खराब नहीं हो रहा, लेकिन उसकी जो नेचर है वो धीरे-धीरे चेंज होती जाती है, अटैक होता जाता है, बहुत सारी रिएक्शंस होती जाती हैं, फिर वो उसके कांटेक्ट में आ जाएगा बाहर के एनवायरनमेंट में, फिर उसको खराब कर देगा। तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं जो आपके बहुत सारे कई रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं जो हमारी बॉडी में कई बार होते हैं, उनको अगर आपको बॉडी से रिमूव करना है तो वहां पर हम सोडियम और कैल्शियम ईडीटीए का एक सॉल्यूशन काम में लेते हैं, जिसको पिलाया जाता है, और बॉडी के अंदर अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं तो वो उसके साथ में कीलेट बना करके हमारी बॉडी से उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना? तो वहां पर भी हम इसको काम में लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं या जहां पर इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है केलेटिन कंपाउंड्स का। ठीक है? अ, अभी 2-3 मिनट में ये खत्म हो जाएगी क्लास अपने आप ही। 50 मिनट का रहता है, तो 12:47 हो रहे हैं, तो आपको पहले से ही बता दे रहा हूं मैं। तो अच्छा, फटाफट से 2 मिनट में मैं आपको एक और लिगेंड के बारे में बताता हूँ। एक टाइप के लिगेंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड जिसको हम बोलते हैं उभयधर्मी लिगेंड। उभयधर्मी लिगेंड्स वो होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा मतलब जो डोनर एटम्स है वो चेंज हो जाता है। डोनर एटम्स कैसे चेंज हो जाएगा? जैसे कि मान लीजिए कि अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि सीएन जो है वो साइनो ग्रुप कहलाता है। ठीक है? लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें, एनसी कर दें, तो ये क्या होगा? यहाँ पे तो कार्बन दे रहा था लोन पेयर, यहाँ पे कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है। इसको हम बोलते हैं साइनो ग्रुप और इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनो ग्रुप। Yes, एन sir. सेम ही, नाइट्रोजन और कार्बन से बने हुए, लेकिन डोनेटिंग एटम कौन सा है? तो ऐसे लिगेंड जिसमें डोनेटिंग एटम चेंज हो जाए, कभी तो कोई और कभी दूसरे टाइम पर कोई और डोनर एटम की तरह बिहेव करे, तो ऐसे लिगेंड्स को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे जैसे इस तरह के लिगेंड्स में आप देखोगे, जैसे नाइट्रो ग्रुप होता है, जैसे ये नाइट्रो ग्रुप अगर आप देखो तो ये नाइट्रो ग्रुप होता है बेटा, है ना? ये नाइट्रो ग्रुप, इसके अंदर डोनेटिंग कौन है? नाइट्रोजन। लेकिन अगर आप इसकी बात करो कि इसमें ये भी NO2 है, तो इसमें देखो ये ऑक्सीजन जो है डोनेटिंग है और इसके अंदर नाइट्रोजन डोनेटिंग है, तो ये जो कहलाएगा वो आपका नाइट्रो कहलाएगा और ये जो है ये आपका नाइट्रिटो कहलाएगा। जबकि है दोनों के दोनों, Yes, इसको लिखोगे तो NO2 ही लिखोगे, लेकिन यहाँ पर yes, sir. डोनेटिंग ऑक्सीजन है और यहाँ पर डोनेटिंग नाइट्रोजन है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। तो मैं समझता हूँ एम्बीडेंटेड लिगेंड आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर डोनर Yes, एटम्स चेंज हो जाते हैं